नमस्कार। हम बात कर रहे थे अध्याय 4। उसके अंतर्गत हमने आयु संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था जनसंख्या का। इसके बाद हमने लिंगानुपात के आधार पर वर्गीकरण कर लिया था। अब इसके बाद तीसरे स्थान पर हम वर्गीकरण करते हैं जनसंख्या संगठन के आधार पर वर्गीकरण। संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें पता लगाया जाता है कि नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत जो अनुपात है उसको देखा जाता है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत उसकी अलग विशेषता होती है। तो ग्रामीण जनसंख्या में रहने वाले लोग कृषि और प्राकृतिक क्रियाकलाप ज़्यादा करते हैं, जबकि नगरीय जनसंख्या में रहने वाले लोग जो हैं वो गैर कृषि कार्य अधिक करते हैं। गैर कृषि कार्यों का मतलब होता है कृषि कार्यों से अन्य, जैसे कि उद्योग हैं, जैसे कि व्यापार हैं, जैसे कि संचार सुविधाएं संबंधित सेवा सेक्टर से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं तो कुछ विशेषताएं आती है कि वर्तमान समय के अंतर्गत जब हमने अध्ययन किया तो 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विश्व की 50% से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिवर्ष 6 करोड़ में वृद्धि हो रही है। तो नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, प्रतिवर्ष 6 करोड़ जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जो ग्रामीण जो वृद्धि है उससे भी 3 गुना अधिक हो रही है। गांवों के अंदर वृद्धि कम हो रही है, जबकि शहरों के अंतर्गत वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के अंतर्गत 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जबकि उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप वाली जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत 75 से लेकर 78% तक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो इसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि महाद्वीपों के अंदर जो जनसंख्या निवास कर रही है ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में, उनमें काफ़ी सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। एक समान जनसंख्या का वितरण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार अगर हम अध्ययन करें तो इस सारणी को देखें तो इस सारणी के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण इस प्रकार पाया जाता है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया के अंतर्गत जनसंख्या वितरण किस प्रकार पाया जाता है। उसके अंतर्गत हम देखें तो प्रतिशत में देखा जाए सर्वाधिक प्रतिशत जो नगरीय क्षेत्र पाया जाता है, 77% जनसंख्या उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत नगरीय पाई जाती है। तो सर्वाधिक इस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम 1800 ईस्वी के अंतर्गत विश्व में 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जबकि 1960 में ये बढ़कर 35% हो गई, 1999 में ये बढ़कर 45% हो गई, 2004 में ये 50% से भी अधिक हो गई। लगातार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण लक्षण जिसमें बड़े बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि होना है। विकासशील जो देश हैं उनके अंतर्गत बड़े बड़े नगरों का लगातार निर्माण होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों के ओर प्रवास होता जा रहा है, और इस प्रवास के कारण जो बड़े बड़े नगर हैं उनका निर्माण होता जा रहा है। जो हम विकासशील देशों की बात करें तो इसमें अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं वो है अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरों में निवास करने लग जाएगी। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व के अंतर्गत ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के जो वितरण पाया जाता है उसमें अत्यधिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। ये असमानताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जहाँ पे
कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नगरीय जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसका हम वर्गीकरण करते हैं तो मुख्यतः हम इसे निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग जिसके आधार पर हम बता सकते हैं उच्च नगरीय जनसंख्या। उच्च नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत 60% से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है, ऐसे देश उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना एवं यूरोप महाद्वीप के जो अधिकांश देश हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं हम उसके अंतर्गत आते हैं मध्यम नगरीय जनसंख्या की नगर। इसके अंतर्गत 40% से लेकर 60% के मध्य जनसंख्या नगरीय जनसंख्या होती है। इसमें जो देश आते हैं उनमें आता है चीन, इंडोनेशिया, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका, हैती। ये जो देश हैं वो मध्यम नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण करते हैं हम, तीसरे वर्गीकरण निम्न नगरीय जनसंख्या के क्षेत्र। इसके अंतर्गत 40% से भी कम जनसंख्या नगरों में निवास करने वाले देश आते हैं। इस प्रकार के देशों के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया के देश हैं वो और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो हमने जनसंख्या को 3 भागों में वर्गीकृत करके देखा। पहला जो वर्गीकरण किया हमने वो जनसंख्या की आयु संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया। दूसरा जो वर्गीकरण किया हमने वो दूसरा वर्गीकरण हमने जनसंख्या की जो लिंगानुपात के आधार पर, और जो तीसरा वर्गीकरण किया हमने वो जनसंख्या के संगठन के आधार पर, जो ग्रामीण है या नगरीय है इसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया। अब जो अगला वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो है साक्षरता के आधार पर। साक्षरता के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं। अभी तक जो हमने वर्गीकरण किया उसके अंतर्गत हमने जनसंख्या का मात्रात्मक अध्ययन किया था, लेकिन जो साक्षरता आती है वो साक्षरता का वर्गीकरण जनसंख्या का गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करवाती है। इसके अंतर्गत हम जनसंख्या के गुणात्मक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो विश्व के अंतर्गत जो साक्षरता दर पाई जाती है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, सभी जगह साक्षरता एक समान नहीं होती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या की उस प्रतिशत को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लोग जो दैनिक जीवन के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक दूसरे को समझ व समझा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति साक्षर कहलाते हैं। साक्षरता के अंतर्गत 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की जनसंख्या को ही गिना जाता है। इससे छोटी जनसंख्या को या इससे कम जनसंख्या को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार हम साक्षरता की परिभाषा देते हैं। साक्षरता का महत्व और किन किन चीज़ों के अंतर्गत होता है, तो मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जो कई राष्ट्रों का निकाला जाता है, जिसके आधार पर हम राष्ट्र की कितनी गुणवत्ता है, जिसमें एक साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसके अलावा उनके जीवन स्तर होता है, इनका सामाजिक जीवन होता है, जीवन प्रत्याशा होती है, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार हो रहा है। उसके अंतर्गत साक्षरता एक महत्वपूर्ण कारक होता है। साक्षरता के अंतर्गत साक्षरता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं उनकी उन्नति को सूचित करने वाला या सूचक प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कृषक विकास, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनके लिए भी साक्षरता जो है वो एक महत्वपूर्ण या आवश्यक तत्व माना जाता है। इसीलिए जो साक्षरता है वो जनसंख्या के अंतर्गत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हम बात करें तो आर्थिक कारक प्रभावित कर सकता है इसको। अर्थव्यवस्था का जो स्तर है वो इसे प्रभावित करेगा। अगर अर्थव्यवस्था का स्तर निम्न है तो साक्षरता दर भी निम्न रहेगी, अर्थव्यवस्था का स्तर उच्च है तो साक्षरता दर भी उच्च रहेगी। नगरीकरण, तो नगरीकरण जो है वो भी इसे प्रभावित करता है। इसी के अलावा महिलाओं के सामाजिक जीवन जो है वो इसे प्रभावित करता है, तो सामाजिक स्तर उनका कैसा है, किस प्रकार का है, वो इसे प्रभावित करेगा। विभिन्न सुविधाएं जैसे कि सरकारी नीतियां किस प्रकार की हैं वो भी इसे प्रभावित करती है। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में ये मुख्य कारक थे। इसके अलावा हम बात करें तो विश्व के अंतर्गत जो साक्षरता पाई जाती है उसमें राष्ट्र की अगर साक्षरता देखी जाए, 100% साक्षरता वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो उनमें बात की जाए सबसे पहले जापान जो है उसकी साक्षरता 100% है, जो हम बात कर रहे हैं 2008 के आंकड़ों के अनुसार। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी साक्षरता 100%, डेनमार्क की साक्षरता 100% पाई जाती है, फिनलैंड इसी प्रकार स्वीडन की और नॉर्वे जो हैं उनकी साक्षरता 100% पाई जाती है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है विश्व की साक्षरता कितनी है, तो विश्व की साक्षरता दर जो है वो 77% है। इसमें हम आगे बात करते हैं साक्षरता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने के बाद अगला वर्गीकरण करते हैं हम जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। जनसंख्या का व्यावसायिक आधार पर जो वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये समझते हैं ये व्यवसाय क्या होता है, उसके आधार पर हम व्यावसायिक वर्गीकरण को समझेंगे। तो कुल जनसंख्या में जो कार्यरत जनसंख्या है उस कार्यरत जनसंख्या को हम विभिन्न व्यवसायों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। कार्यरत जनसंख्या जो कि आर्थिक क्रियाकलाप करती है, आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोग करती है, उस जनसंख्या को हम कार्यरत जनसंख्या के नाम से जानते हैं। हम सक्रिय जनसंख्या को समझते हैं। सक्रिय जनसंख्या क्या होती है, तो किसी निश्चित आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जुड़ी हुई जो जनसंख्या होती है या जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। तो कोई निश्चित कार्य करते हैं, आर्थिक कोई क्रियाकलाप करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। उस सक्रिय जनसंख्या की आनुपातिक वितरण को ही हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक संरचना कहते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुछ जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, उनको हमने अगर पूरे काउंट करके पूरे गिन के देखा तो वो क्या कहलाएंगी, सक्रिय जनसंख्या कहलाएगी, क्योंकि वो कार्यरत हैं, वो कोई ना कोई आर्थिक क्रियाकलाप कर रही हैं, तो ये कार्यरत जनसंख्या कहलाएगी या सक्रिय जनसंख्या कहलाएगी। अब इनमें हम अलग अलग वर्गों में इन्हें विभाजित कर देते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये द्वितीय क्रियाकलाप और ये तृतीय क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक संरचना कहते हैं। इस व्यावसायिक संरचना के आधार पर हम देखें तो कई सारे व्यवसाय होते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो व्यावसायिक वर्ग में जैसे कृषि कार्य हो गया, वानिकी हो गया, आखेट, मत्स्य पालन जो है वो कार्य हो गया, पशुपालन, खनन कार्य हो गया, उत्खनन का कार्य हो गया, विनिर्माण, उद्योग निर्माण, इसके अलावा बिजली, जो गैस, जल एवं सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। वाणिज्य हो गया, इसके अलावा आपके
परिवहन, इस प्रकार की कई सारी क्या होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। मुख्य शब्दावली में समझें तो हम यहाँ पे समझते हैं कार्यशील जनसंख्या। हमने आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें 15 से लेकर 64 आयु वर्ग वाले जो थे प्रौढ़ावस्था वाले, वही जनसंख्या आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न रहती है। उसके अंतर्गत भी 15 से लेकर 59 आयु वर्ग की जनसंख्या, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल किए जाते हैं, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्प विकसित अर्थात जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास अभी तक बहुत ही कम हुआ हो, ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय जनसंख्या जो है वो ज़्यादा करती है, प्राथमिक व्यवसाय में ज़्यादा संलग्न रहती है। जबकि विकासशील देशों के अंतर्गत और विकसित देशों के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर द्वितीय व तृतीय क्रियाकलाप अधिक मात्रा में किए जाते हैं। आगे हम चैप्टर में यह समझेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, द्वितीय क्या होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं या अन्य क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं अल्प विकसित जो राष्ट्र होते हैं वहाँ पे कृषि कार्य, पशुपालन जैसे कार्य अधिक किए जाते हैं, जबकि जो विकासशील देश हो रहे हैं और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके अंतर्गत उद्योग जैसे कार्य या सेवा से संबंधित जो कार्य हैं वो अधिक मात्रा में किए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर की। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जिसमें बात करते हैं वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से अधिक उम्र वाली शामिल किए जाते हैं। तो हमने आयु वर्ग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। 0 से 14 वाले वर्ग जो होते हैं वो बाल वर्ग में आते हैं, 15 से लेकर 64 जो आते हैं वो प्रौढ़ा वर्ग में आते हैं, और 65 से अधिक वाले वर्ग के जो होते हैं वो वृद्धावस्था के। तो इसके अंतर्गत हमारा ये 65 वर्ष से अधिक वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश के अंतर्गत पाया जाता है। तो हमने देखा था सर्वाधिक जो पाया जाता है वो जापान के अंदर, और इसके बाद आता है जर्मनी का स्थान। अगला जो क्वेश्चन आता है विश्व में किस आयु वर्ग में प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। आयु वर्ग के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत 25 से लेकर 54 वर्ष तक की आयु वर्ग जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आता है 100% साक्षरता वाले देश कौन से हैं। तो 100% साक्षरता वाले देशों में इनके अंतर्गत जापान 100% साक्षरता वाला राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है। उच्च नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत जो राष्ट्र आता है वो है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें हम क्वेश्चन देखते हैं आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आयु वर्ग के अनुसार हमें पता है 15 से लेकर 64 आयु वर्ग में, जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो बाल वर्ग जो आता है वो 0 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साक्षरता का महत्व बताइए। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साक्षरता का महत्व व्यक्ति के गुणात्मक महत्व से संबंधित रखता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विकास है उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं, और साक्षरता ही व्यक्ति के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दर्शाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत साक्षरता एक महत्वपूर्ण कारक है। कृषि किस प्रकार के व्यावसायिक वर्ग से संबंधित है।
तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित आते हैं। इसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत माने जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो हमने बात की थी विश्व में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है, जो 77% है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं।